तो बारिश की बूंदें यूं बरस रही हैं और यहाँ ये जो हेल्म है या चेल्म, इस स्टेशन पर ये ट्रेन लगी हुई है। उस ट्रेन से ही हम यूक्रेन की सवारी करेंगे एक बार फिर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चौथा दौरा है मेरा यूक्रेन का। पहली बार जब वॉर्सो आया था यूक्रेन जाने के लिए, तो वॉर्सो से बस पकड़ी थी जो 16 घंटे लगाकर उसने कीव पहुंचाया था ओवरनाइट। लेकिन उसके बाद से ट्रेन से जा रहा हूं और ये तीसरी दफ़ा है जब मैं ये ट्रेन पकड़ रहा हूं। तो यहाँ से स्थानीय समय के हिसाब से 11 बजे ट्रेन खुलेगी और तकरीबन 12 घंटे बाद कल सुबह कीव के समय के हिसाब से पौने 11 बजे ट्रेन पहुँचेगी और इस तरह से तकरीबन 12 घंटे का जो सफ़र है वो पूरा होगा। तो ये अपने आप में हर बार एक नया अनुभव देता है। यूक्रेन तक का सफ़र 3.5 साल से रूस यूक्रेन जंग जारी है और इतने ही समय से, यानी कि 24 फरवरी 2022 को जब यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ, उसके बाद से जो एयर स्पेस बंद हुआ वो आज तक बंद है और हवाई जहाज़ की आवाजाही जो है वो नहीं होती है। और इसलिए लोगों को वॉर्सो से ट्रेन के ज़रिए, वॉर्सो से जो सिटी ट्रेन है उसके ज़रिए यहाँ चेल्म तक आना पड़ता है, हेल्म तक आना पड़ता है और यहाँ से फिर इस ट्रेन के ज़रिए, जो कि अलग अलग वक्त से चलती है दिन भर 24 घंटे, और वो यूक्रेन जो है वो पहुंचाती है, कीव पहुंचाती है। तो ये रास्ता जो है वो लेना पड़ रहा है और ये कब तक लेना पड़ेगा? जब तक कि युद्ध समाप्ति नहीं हो जाती या युद्ध विराम नहीं हो जाता और हवाई मार्ग नहीं खुल जाते, तब तक इसी तरह से आना जाना पड़ेगा। और जो हवाई तौर पे 1 घंटे का रास्ता है तकरीबन, या 1.5 घंटे का रास्ता है, उसके लिए पूरा जो है पूरी रात लगानी पड़ती है। और अगर इंडिया से आएँ तो 2 दिनों का वक्त लग जाता है। एक दिन जब आप दिल्ली से चलते हैं और वॉर्सो पहुंचते हैं, दूसरे और भी रास्ते हैं, हंगरी होकर है, मोल्डोवा होकर है, लेकिन जो सबसे आसान रास्ता है या जो सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला रास्ता है वो वॉर्सो से ट्रेन के ज़रिए हेल्म और यहाँ से फिर ट्रेन के ज़रिए कीव। तो जो अगर युद्ध की स्थिति की बात करें तो युद्ध की स्थिति ऐसी है कि लंबी कोशिशों के बावजूद और राष्ट्रपति ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी कोशिशों के बावजूद अभी तक सीज फायर भी नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो जब सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे के भीतर जो है वो युद्ध विराम करा देंगे, युद्ध ख़त्म करा देंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। हमने देखा अलास्का समिट भी हुआ, उसके बाद एक उम्मीद भी जगी, लेकिन रूस अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है और इधर यूक्रेन जो है वो पश्चिमी देशों के साथ है, अपने पश्चिमी सहयोगी देशों के साथ अपनी बातों पे टिका हुआ है और वो अपनी ज़मीन नहीं खोना चाहता। जबकि रूस की मंशा ये है कि क्रीमिया तो 2014 में उसने लिया ही, इसके बाद अभी 2022 के बाद जिन 15, 17, 18% ज़मीन पर जो कब्ज़ा किया है, उसके अलावा उसकी मांग ये भी है कि जहां यूक्रेनी सैनिक उन क्षेत्रों में किसी पॉकेट में हैं, वो उससे भी निकल जाए, जो कि बिल्कुल ही अक्षम्य, जो कि बिल्कुल ही अस्वीकार्य है यूक्रेन को। तो ये स्थिति इस तरह की बनी हुई है, शांति प्रयास हो रहे हैं। भारत की भी अपनी भूमिका बताई जा रही है। हालांकि भारत सीधे तौर पे मध्यस्थता की बात उसने ना तो कभी की है ना वो करेगा। हाँ, ये ज़रूर भारत की तरफ से कहा जाता रहा है कि युद्ध का काल नहीं है और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के ज़रिए इस बात को सुलझाया जाना चाहिए। एक जो पेंच है वो है रूस की तेल की खरीद का, जिसको लेकर अमेरिका ने भारत पर 25% की एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो भी लगा दी है और ज़्यादा सैंक्शंस की बात वो कर रहा है। ये भी खबर आई कि मीडिया हाउसेस के ज़रिए कि जो अमेरिका है वो कह रहा है यूरोपीय देशों से कि वो भी भारत पर और चीन पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि ये 2 देश जो हैं वो मेजर चंक ऑफ ऑयल जो है वो रूस से खरीदते हैं और रूस से इससे रूस की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है। और वो जो है जो वेस्ट और जो अमेरिका कहता है कि उसकी वॉर मशीनरी में पैसा जो है वो योगदान होता है, इस तरह से भारत जो तेल खरीदता है। तो ये एक अलग टैरिफ का जो मसला है वो अपनी जगह पे चल रहा है और जो एक रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है। हालांकि अभी हमने हाल में देखा है कि किस तरीके से ट्रंप की तरफ से बयान आया। हालांकि वो भारत को तो भला बुरा कहते हैं और ये कहते हैं कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी करते हैं। अब इसको लेकर जो डिस्कशन है वो काफ़ी चल रहा है कि आखिरकार जब देश पर आप टैरिफ लगाते हैं, देश को आप टैरिफ के तौर पे सज़ा देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आप जो बेहतर रिश्ते की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसका मतलब क्या हुआ? तो ये अपने आप में एक सवाल है जो बना रहेगा। लेकिन
दूसरी तरफ भारत की अपनी कोशिश, जो कूटनीतिक कोशिश है, वो भी जारी है और कोशिश इस बात की है कि कैसे ट्रंप के टैरिफ से पार पाया जाए, डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए। हमने ये भी देखा जब मैं एससीओ समिट कवर करने के लिए रूस में था, माफ़ कीजिएगा, चीन में था, तियानजिन में था, तो हमने देखा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जो हैं, उनके बीच जो एक ट्रोइका, एक त्रिपक्षीय जो एक रणनीतिक साझेदारी जो है वो बनती हुई नज़र आई। और इस बात को लेकर ये भी कहा गया कि अमेरिका उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक अपने कोई कदम वापस खींचे नहीं हैं और ये बात भी है कि वो अपनी जगह पे अड़ा हुआ है। बेशक बयान उधर से कुछ भी आ रहे हों, हालांकि बहुत गलत है, बहुत आलोचनात्मक बयान अभी भी अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, खासतौर पे पीटर नवारो जो कि आर्थिक सलाहकार हैं ट्रंप के व्हाइट हाउस के, तो वो बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं। और इन सब बातों के बीच जो है भारत और अमेरिकी संबंध जो है प्रभावित हो रहा है। और उसका जिक्र इसलिए क्योंकि ये जो सारी बातचीत है वो कहीं ना कहीं रूसी ऑयल खरीद से जुड़ा हुआ है, जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है। तो अब वो एक अलग मोर्चा है, आर्थिक मोर्चा अलग मोर्चा है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है वो रूस के ऊपर भी सैंक्शंस की बात कर रहा है, ज़्यादा कठोर सैंक्शंस की बात कर रहा है। और ख़ासतौर पे कीव पर हाल के दिनों में जिस तरह के बड़े हमले हुए हैं और सरकारी इमारत को भी निशाना बनाया गया है, जो कैबिनेट बिल्डिंग थी उस पर जो ड्रोन से हमला किया गया, तो उसके बाद से ये एक सेंस डेवलप हो रहा है कि रूस को और ज़्यादा मजबूती से रोकने की ज़रूरत है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, वो लगातार बार ये मांग कर रहे हैं कि एक ज़्यादा जो खुला हाथ वो यूक्रेन को दिया जाए, ज़्यादा ऐसी ताकत या ऐसा हथियार दिया जाए जिसके ज़रिए यूक्रेन जो है वो रूस को सैन्य तौर पर ज़्यादा मजबूत तरीके से जवाबी कार्रवाई कर सके। और साथ ही साथ अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की बात भी उनकी तरफ से की जा रही है। और अब जबकि पोलैंड में जो 7-8 ड्रोन आए जिनको कि मार गिराने का दावा किया गया और उसके अवशेष भी यहाँ पर मिले, तो उसके बाद नेटो और रूस के बीच भी तनाव ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है। देखिए, यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ, उसके पीछे की वजह ये थी कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर रहा था और रूस ये नहीं चाहता था। लेकिन अब जब पोलैंड में सीधा उसके ड्रोन आए हैं, हालांकि रूस की तरफ से कहा गया कि वो ड्रोन जैमिंग की वजह से गए, गलती से गए, निशाना पोलैंड नहीं था। लेकिन अब जबकि नेटो की ज़मीन पर आकर रूस के ड्रोन गिरे हैं, तो अपने आप में एक कोशिश इस बात को लेकर भी है नेटो और पोलैंड की तरफ से कि कैसे रूस को इस तरह के मिस एडवेंचर करने से रोका जाए। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कई तार दूसरे तारों से जुड़े हुए हैं और सब एक साथ सुलझें, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। तो वो एफर्ट अभी चल रही है, लेकिन किसी तरह का नतीजा नहीं निकला है। और इस बीच में आपके लिए हेल्म से पॉलिश भाषा में हेल्म कहते हैं, तो हेल्म से आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ। यहाँ बारिश अभी हो रही है, अब से थोड़ी देर के बाद ये ट्रेन जो है वो यूक्रेन को चलेगी। तो यूक्रेन पहुँचकर, कीव पहुँचकर फिर आपके लिए हम रिपोर्ट लेकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो हालात वहाँ पर ताज़ा हमलों के बाद पैदा हुए हैं उन हालातों से अवगत कराएं। और 2022 में जब पहली बार मैं आया था, जब युद्ध यहाँ पे शुरू हुआ था, तो उस समय कई सारे ऐसे इलाकों को मैंने देखा था जो पूरी तरह से तबाह हुए थे, डिवास्टेटेड हुए थे। तो उन इलाकों का क्या हाल है, इन सब बातों को भी समेटने की कोशिश यूक्रेन के इस दौरे में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए उमाशंकर सिंह के साथ और देखते रहिए मेरा ये चैनल।